नमस्कार। रतन टाटा नहीं रहे। बात कल की है, आज बात कर रहा हूं उनके ऊपर। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व थे। एक व्यक्ति में इतने गुण हो सकते हैं, ये रतन टाटा के जीवन पर अगर आप नज़र डालें तो तभी पता चलेगा। और वो व्यक्ति इतना साधारण, अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि असाधारण रूप से साधारण थे रतन टाटा। और रतन टाटा दुनिया भर के जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए एंटाइटल लोग हैं, उनके मुंह पर हमेशा एक तमाचे की तरह चिपके रहेंगे। रतन टाटा का परिवार, रतन टाटा की जो विरासत थी, जो उनको अपने पिता से मिली थी, उससे पहले उनके परिवार का जो योगदान था, जो उन्होंने अर्जित किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। आज के जो डायनेस्ट हैं, और ख़ास तौर से पॉलिटिकल डायनेस्ट की बात कर रहा हूँ, उनको ये बात कभी समझ में नहीं आ सकती है कि आप इतने ऊंचे होकर कैसे आपके पांव ज़मीन पर रह सकते हैं। ये रतन टाटा ने सिखाया। लेकिन केवल मैंने कहा ना, गुणों की खान है, तो उनकी जब बात करें तो आपको सिलसिला रुकता ही नहीं। मन में इतनी बातें आती हैं, इतने प्रसंग आते हैं कि लगता है कि बात करते रहें, बोलते ही रहें। तो शुरुआत करूंगा मैं, जब पारसी समाज के लोग ईरान से जान बचाकर भारत आए थे, गुजरात पहुंचे थे पहली बार। गुजरात जब वो पहुंचे, बड़ा दल पहुंचा उनका, तो गुजरात के समाज में बड़ी चिंता हुई कि ये ऐसे लोग हैं जिनका खान पान, जिनका रहन सहन, बोलचाल, इनकी संस्कृति, इनकी भाषा, ये हमसे मेल नहीं खाती। ये समाज में विद्वेष न पैदा हो, इससे कहीं हमारे लिए मुश्किल न हो, सामाजिक समरसता में दिक्कत न हो। तो उन लोगों का जो समूह था, उनका जो मुखिया था, उसने एक बैठक बुलाई गुजरात के प्रभावशाली लोगों की, और जो पारसी वहाँ से आए थे उनमें से एक समूह था। बैठक हुई, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम दूध में पानी की तरह नहीं मिलेंगे आपके समाज में, हम दूध में शक्कर की तरह घुल जाएंगे। आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि हम कहाँ हैं अलग। और रतन टाटा का जीवन देखिए, और उनका पूरा व्यवसाय देखिए या व्यक्तिगत जीवन देखिए, उसका जीता जागता उदाहरण है। कल की बात से शुरू करूंगा। रतन टाटा पारसी थे। पारसियों में अंतिम संस्कार की क्या विधि होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ। मतलब भारत को उन्होंने अपनाया नहीं, आत्मसात कर लिया। सनातन संस्कृति को आत्मसात कर लिया। वो भारत के नागरिक नहीं, वो भारतीय हो गए। ये है रतन टाटा की देन, समाज के लोगों के लिए आंख खोलने वाली बात, कि ऐसे होती है सामाजिक समरसता, ऐसे बनती है सामाजिक सद्भावना। आपको मालूम होगा, बहुत से लोगों को मालूम होगा कि उनके परिवार की सिमेट्री जो है वो फ्रांस में है। JRD टाटा का पार्थिव शरीर फ्रांस ले जाया गया था। रतन टाटा चाहते तो उनके साथ भी मरणोपरांत ऐसा हो सकता था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी वसीयत जो करके गए, उसमें ही उन्होंने ये लिखा होगा कि उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा। लेकिन इसका कभी प्रचार नहीं किया। उनके जीवित रहते किसी को ये पता नहीं चला। आज भी इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है कि उन्होंने ऐसी कोई विल की थी, और मेरा मानना है कि उसके बिना तो ये हो नहीं सकता था। तो अब आप देखिए, उन्होंने इस देश के लिए, अपने देश के लिए क्या क्या किया। वो उद्योगपति थे, व्यापारी थे। व्यापारी का सबसे मूल जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना। लेकिन टाटा समूह का और रतन टाटा का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं था। उन्होंने इस देश में एक अलग तरह का कॉरपोरेट कल्चर विकसित किया। मेरी नज़र में और किसी भी उद्योगपति के यहाँ इस तरह से काम नहीं होता। मेरिट को बढ़ावा दिया। गांधी जी के ट्रस्टीशिप को कांग्रेस ने तो नहीं अपनाया, न तो उनके चेलों ने अपनाया, न जो उनके नाम पर रोटी कमाते रहे उन्होंने अपनाया। रतन टाटा ने अपनाया।
ये तय किया कि टाटा समूह का चेयरमैन कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो टाटा समूह का सदस्य हो। शर्त सिर्फ 2 है, उसमें इस समूह को आगे ले जाने की क्षमता हो, इसको संभालने की क्षमता हो। ये 2 गुण अगर उसमें है तो वो चेयरमैन हो सकता है। आज जो चेयरमैन, उनका टाटा के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रस्टशिप का सिद्धांत लागू किया और परिवारवाद से, वंशवाद से कैसे उद्योग समूह को अलग किया जाता है, ये हमारे भारतीय उद्योगपतियों के लिए भी और राजनीतिक दलों के लिए भी एक सबक है। वो चाहते तो अपने परिवार के किसी सदस्य को चेयरमैन बना सकते थे टाटा समूह का, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो वंशवाद पर चलने का फैसला नहीं किया उन्होंने मेरिट के आधार पर चलने का फैसला किया। आज जो टाटा समूह के चेयरमैन हैं वो अपनी योग्यता के कारण हैं, वो टाटा परिवार के सदस्य थे या हैं इस वजह से नहीं। तो इससे आप समझिए रतन टाटा थे क्या, और समय के साथ बदलते जाना, समय के अनुसार अपने को ढालते जाना, इसका उदाहरण पेश किया रतन टाटा ने। आज देश में जितने स्टार्टअप्स हैं उनमें से 46 को टाटा समूह फंड करता है। स्टार्टअप्स इस दुनिया का एक नया फिनोमिना है। इसके पोटेंशियल को रतन टाटा ने पहचान लिया था और उनको समझ में आ गया था कि ये हमारे देश के हित में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, रतन टाटा ने अपने जीवन में उसको उतार कर दिखाया। मेक इन इंडिया में मुझे लगता है कि जितने उद्योग समूह हैं भारत में, जितने कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी एक समूह का है तो वो टाटा समूह है। उनको ये भी समझ में आ गया कि किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, भारत को किस तरह से आगे बढ़ाना है। लेकिन उनके जीवन के कुछ किस्से हैं, उनको शेयर करना, उनको आपसे साथ बांटना बड़ा ज़रूरी है। और किस तरह से उन्होंने बदलते भारत को अपनाने की कोशिश की। 95-96 के करीब ये चर्चा बहुत ज़ोरों में चली कि जो भ्रष्टाचार का कारण है उसका एक बड़ा कारण चुनावी भ्रष्टाचार है, और चुनावी भ्रष्टाचार का बड़ा कारण जो है वो इलेक्टोरल फंडिंग है। कैश में फंडिंग होती है, उसकी वजह से जो है काला धन जनरेट होता है, और जो देते हैं पैसा वो गुमनाम रहते हैं और बदले में कुछ चाहते हैं जो सरकार बने, जिस पार्टी को देते हैं। टाटा समूह पहला ऐसा समूह था जिसने इलेक्टोरल फंडिंग का बाकायदा एक संस्थागत प्रावधान किया, एक ट्रस्ट बनाया इलेक्टोरल फंड का। क्या जब चर्चा हुई तो सवाल आया कि फंडिंग का आधार क्या होगा, किस पार्टी को हम कितना दे रहे हैं, ये किस आधार पर तय करेंगे। जिससे हमारी दोस्ती है, संबंध है, उसके आधार पर, जिससे हमको काम लेना है उसके आधार पर, या जिससे व्यक्तिगत संबंध है उसके आधार पर। टाटा का बड़ा साफ मानना था कि देखिए डेमोक्रेसी है अपने देश में, जो जनता का फैसला है उसके अनुसार। तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ लोगों को। तो उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा अगर राष्ट्रीय पार्टी को दे रहे हैं और अगर हम क्षेत्रीय पार्टी को दे रहे हैं चंदा, तो उसका आधार एक ही होगा कि कुल लोकसभा की या विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें कितने प्रतिशत सीट, वोट नहीं, सीट किस पार्टी को मिली है, उसी अनुपात में हम देंगे। अगर हमको 100 रुपये में से बांटना है और 543 सदस्य हैं लोकसभा के, उनमें से किस पार्टी के कितने सदस्य हैं उसका प्रतिशत क्या है, उसी के अनुसार चंदा देंगे। कुछ और उद्योग समूहों ने इसको फॉलो किया, ये अलग बात है कि वो बड़े पैमाने पर चला नहीं, लेकिन टाटा समूह ने इसको छोड़ा नहीं। इसी के आधार पर वो फंडिंग करते रहे। इलेक्टोरल फंडिंग का जो है उनका ये ट्रस्ट अब भी काम कर रहा है। आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उसके बारे में रतन टाटा जैसे इतने बड़े उद्योगपति, जिसने टाटा समूह को, पहली एक ऐसी कंपनी है भारत की जो ग्लोबल हुई, उसको किसी आम व्यक्ति की, अपने आम कर्मचारी की क्या चिंता हो सकती है। आपने नैनो का नाम सुना होगा, उन्होंने एक छोटी कार बनाई थी 1 लाख की। उसका विचार कैसे आया उनको, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मुंबई में बारिश आम बात है, खूब होती है। तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी से जा रहा था, एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका था, तो देखा मोटरसाइकिल पर एक पति पत्नी और छोटा बच्चा पत्नी की गोद में है। पत्नी अपने दुपट्टे या आंचल से बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है। तो उनके मन में आया कि हमको एक ऐसा 4 व्हीलर बनाना चाहिए
जो मौसम की मार से इनको बचा सके और अफोर्डेबल भी हो। तो मोटरसाइकिलों का दाम 50, 60, 70 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख भी होता है, लेकिन आमतौर पर जो ज़्यादा चलती हैं वो 60, 70, 80 हज़ार की होती हैं। तो उन्होंने उसके बाद नैनो का आइडिया उनके दिमाग में आया कि एक ऐसी कार, छोटी कार, जिसको अफोर्ड कर सके मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, और मौसम की मार से परिवार को बचा सके, अपने को बचा सके। तो नैनो का आइडिया, ये कोई उनकी दृष्टि में फाइनेंशियली कितना ये वायबल होगा नहीं होगा ये अलग बात। नैनो की फैक्ट्री लगाने का फैसला किया उन्होंने सिंगूर में, पश्चिम बंगाल में। उस समय लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, उसने लाइसेंस दे दिया, काम शुरू हो गया। ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ आंदोलन किया। टाटा को वो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। वो प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। आपको मालूम है कैसे चला गया? एक शब्द के मैसेज से। नरेंद्र मोदी ने, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक शब्द का मैसेज किया रतन टाटा को, वेलकम, और नैनो का प्लांट गुजरात में पहुंच गया। ये होता अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, और क्या समाज के, देश के, या किसी राज्य के, या किसी देश की अर्थव्यवस्था के हित में है, उसको समझना। ये बात मोदी ने समझ ली थी, और रतन टाटा ने समझ लिया कि मोदी, हमारा उद्देश्य क्या है, ये समझ गए। तो उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किया, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, मेरिट को बढ़ावा दिया, और पूरे जीवन दिया। 26/11/26/11 आपको याद होगा, मुंबई में जब हमला हुआ था ताज होटल पर, टाटा ग्रुप का ही होटल है, किस तरह से वो लगातार घंटों घंटों खड़े रहे, अपने लोगों की चिंता की। जितने लोग मारे गए थे उनके परिवार की चिंता की, कि आजीवन उनके परिवार का जो सदस्य नौकरी करता था उसकी सैलरी मिलती रहे, बाकी सुविधाएं मिलती रहे, बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम होता रहे। ये सब कुछ टाटा ने किया। उनकी कोशिश रहती थी कि वो अपनी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को व्यक्तिगत रूप से जाने। तो उनके निधन पर जो सबसे ज़्यादा रोए होंगे वो उनके ड्राइवर, उनके घर में काम करने वाले, उनके दफ्तर में उनका काम करने वाले छोटे कर्मचारी, तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी। उनको ये महसूस हुआ होगा, ज़रूर ये महसूस हुआ होगा कि उनके अपने परिवार का कोई चला गया, उनका अभिभावक चला गया। केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनको सुन रहा था कल, एक किस्सा उन्होंने सुनाया इंग्लैंड का। टाटा का होटल है, उसमें वो जा रहे थे, लिफ्ट में जो लिफ्ट चला रही थी लड़की, उसने कहा कि इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो मेरे दोस्त हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि वो मुझे जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो इंग्लैंड में एक होटल है उनका, उसमें एक लिफ्ट ऑपरेटर है लड़की, उससे हालचाल पूछना, उसको ये एहसास दिलाना कि हमको तुम्हारी चिंता है। तो इस तरह की सोच कितने उद्योगपतियों की है, कितने राजनेताओं की है, कितने वंशवादियों की है। मुझे नहीं लगता कि ये जो वंशवादी हैं इनमें से ज़्यादातर को अपने कार के ड्राइवर का नाम भी पता होगा, लेकिन रतन टाटा ऐसे नहीं थे। फिर हम सबको, आम आदमी से, सड़क पर चलते हुए किसी आदमी से पूछ लीजिए, टाटा का नाम और क्वालिटी, गुणवत्ता, ये पर्यायवाची है। ये हमारे मानस में बैठा हुआ है कि टाटा का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो एक कंपनी गुणवत्ता का पर्यायवाची बन जाए, ये उपलब्धि है रतन टाटा की। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, उनको एक बार बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ा था, और अपमान का बदला उन्होंने कैसे लिया, ये हम सब लोगों के लिए सीखने की ज़रूरत है। ये बड़ी सीख है जीवन की, रतन टाटा ने जो दी है। बात उन दिनों की है जब टाटा ग्रुप पहली बार पैसेंजर कार के बिजनेस में आया। इंडिका लॉन्च हुई, उसके बाद एक और कार लॉन्च हुई। शुरू में बड़ा उत्साह था, बड़ा उसका स्वागत किया गया, लेकिन धीरे धीरे गाड़ियों के बिकने का सिलसिला कम होता चला गया। कंपनी घाटे में जाने लगी, जो पैसेंजर कार कंपनी थी, और चलाना मुश्किल हो गया। वो फोर्ड मोटर के हेडक्वार्टर्स में गए और वहाँ बोर्ड के मेंबर्स के साथ एक मीटिंग रखी।
और कहा कि मेरा जो कार पैसेंजर का बिजनेस है उसको मैं आपको बेचना चाहता हूँ। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, कहा अरे ट्रक बनाने वाले कार बनाने में कहाँ चले गए? कार की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के बारे में कुछ आपको पता भी है? तो वो हंसी, रतन टाटा उससे नाराज नहीं हुए। वो मजाक, जितनी देर मीटिंग चली मजाक उड़ाया जाता रहा और आखिर में कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन अगर हम आपकी कंपनी खरीदते हैं तो ये आप पर एहसान करने के लिए होगा। दुनिया में तब भी टाटा का बहुत नाम था। टाटा वहाँ से लौट कर आए, दोबारा उस डील के बारे में कोई बातचीत नहीं की उन्होंने। ये बात है 1999 की, 1999 की। और उसके ठीक 9 साल बाद 2008 टाटा ने फोर्ड कंपनी की 2 फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो थे, लैंड रोवर और जैगवार, दोनों को खरीद लिया। फिर बोर्ड की मीटिंग हुई थी। बोर्ड की मीटिंग के बाद फोर्ड के उस समय के जो चेयरमैन थे बिल फोर्ड, उन्होंने टाटा ग्रुप के लोगों से कहा, जो उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, मीटिंग के बाद जब ये डील फाइनल हो गई, कहा कि रतन टाटा ने हमारी ये कंपनी खरीद कर हम पर एहसान किया है। आपको याद होगा 2008 का दौर, लेहमन क्राइसिस हुई थी, फोर्ड कंपनी घाटे में चली गई थी, बंद होने की नौबत आ गई थी। उस समय रतन टाटा ने खरीदा जैगवार और लैंड रोवर को, और आज चला रहे हैं और पूरी दुनिया में बिक रही है कार। तो ये थे रतन टाटा। इस देश में क्या बदलाव हो रहा है, क्या होना चाहिए, इंडिया फर्स्ट, भारत कैसे आगे बढ़े, भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैसे आगे बढ़े। आज जो हम इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस इक्विपमेंट्स का, हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है टाटा ग्रुप का। तो आपको अपने जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र मिले जिसमें टाटा ग्रुप की कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट ना हो। एक किस्सा है, डीटीएच बिजनेस में आया टाटा ग्रुप, उसके बाद उसके एक्सपेंशन की स्थिति आई तो उन्होंने स्काई कंपनी खरीद ली। स्काई कंपनी खरीद ली तो ये हुआ कि भाई अब दोनों कंपनियां मिल गई हैं तो प्रोडक्ट का नया नाम होना चाहिए। तो जो बोर्ड के मेंबर थे, बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, ये हुआ कि नाम सुझाया जाए, अलग अलग नाम सुझाए, बहुत सारे नाम आए। टाटा ने कहा इनमें से किसी नाम में टाटा का नाम तो है ही नहीं। तो किसी ने कहा कि इस समय टाटा का नाम जोड़ना किसी नए प्रोडक्ट से बहुत नुकसानदेह हो सकता है। उसी समय नैनो को बंद करने का फैसला हुआ था। उन्होंने कहा हमारे प्रोडक्ट की बड़ी बदनामी हो चुकी है और मार्केट में हमारी छवि पर धक्का लगा है, तो टाटा के नाम से नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसका भी हाल वैसा ही ना हो जाए जो नैनो का हुआ। टाटा ने कहा कोई सवाल ही नहीं है, टाटा ग्रुप का प्रोडक्ट है तो उसमें टाटा का नाम तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से टाटा स्काई बना। टेटली ग्रुप इंग्लैंड वालों को बड़ा, पूरे भारत देश को चाय पीने वाला बना दिया। टेटली कंपनी, उनकी जो चाय की कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थी, उसको खरीद लिया, टाटा टेटली हो गई। बाद में अब टाटा कंज्यूमर के नाम से है वो कंपनी। इंग्लैंड की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोरस टाटा ने खरीद लिया। तो टाटा का इस देश के औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास में ही योगदान नहीं है, सामाजिक विकास में भी। आम लोगों का जीवन कैसे ज़्यादा सुविधाजनक हो, बेहतर हो, इसके बारे में लगातार सोचते रहते थे। नैनो की मैंने बात की, छोटी कार बनाने की। वाटर प्यूरिफायर, इस समय बाज़ार में जो सबसे सस्ता वाटर प्यूरिफायर है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो टाटा का है। तो इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करना, मतलब इससे लेकर फाइटर जेट बनाने के लिए तैयारी करना, उसके साथ पार्टनरशिप करना फाइटर जेट कंपनी के साथ, ये सब रतन टाटा ने अपने जीवन में अचीव किया। और कभी इस बात पर घमंड नहीं किया कि हमारी वजह से ये हो रहा है, हमने ऐसा कर दिया, हमने भारत की अर्थव्यवस्था में ये योगदान दे दिया। ये अहंकार उनके चेहरे पर कभी दिखा नहीं, उनकी बात में कभी दिखा नहीं।
कोई व्यक्ति इतना ऊंचा उठकर इतने बड़े पद पर, इतने महत्वपूर्ण जगह पर पहुंचकर, इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर, तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की उस बात का एक तरह से खंडन कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रभुता पाए काय मद नहीं। तो रतन टाटा प्रभुता पाकर भी उनके अंदर अहंकार नहीं आया, मद नहीं आया कभी। ऐसा व्यक्ति दुनिया में खोजना बड़ा मुश्किल है, भारत में तो छोड़ ही दीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय उद्योग जगत, भारत के समाज को, भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में वो हेल्थ के क्षेत्र में गए। टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो है देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। टीसीएस बना दिया, सबसे बड़ी कंपनी बना दी। तो टाटा की आप अचीवमेंट्स की अगर गिनती करने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी, शायद सूची वो पूरी नहीं बन पाएगी। तो रतन टाटा का जाना इस देश और समाज दोनों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। रतन टाटा जैसे व्यक्ति जब भी जाएं, यही लगता है कि जल्दी चले गए। अगर आज से 10 साल बाद भी जाते, तब भी लगता कि अभी और रहना चाहिए था। तो रतन टाटा जैसे लोगों के लिए जो समाज की प्यास होती है, देश की प्यास होती है, वो कभी बुझती नहीं है। ऐसे थे रतन टाटा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।